अंग्रेजी का मुहावरा है एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। तो कल जो है पीपल्स पार्टी के दो गीदड़ों ने कुछ बेबाकी करने की कोशिश की। अब गीदड़ और लीडर में फर्क होता है। जब लीडर कुछ करता है तो लोगों के पैम्पर बन जाते हैं, वो पैम्पर बांधने पे मजबूर हो जाते हैं। आंख में आंख डालने की तो बात छोड़ो। जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है तो लोगों ने पैम्पर बांधने शुरू करते हैं या वतन छोड़ के भाग जाते हैं। जो अपने आप को शेर भी कहते हैं वो भी पता नहीं वो शेर होते हैं या क्या होता है। लेकिन आपको एक और तारीखी हकीकत बताऊं, शिकार शेरनी करती है, शेर नहीं करता। अब तो शेरनी भी जाने की बात करने लगी। अभी तो इमरान खान ने बात भी नहीं की, आंख में आंख भी नहीं डाली। मुराद अली शाह साहब, आपको नाम ये पसंद नहीं है, आपने ये शिकायत भी की है कि मुझे नामुराद ना कहा जाए। हम आपको नामुराद कब कहते हैं? तो हम तो अपने आप को कहते हैं। आपकी हरकतें ऐसी हैं कि पूरा सिंध का सूबा नामुराद है। आप समझते हैं कि आपने कुछ दिया, एक अंडरपास खोल दिया, और आप ये कहते हैं कि सिंध कराची शहर वफाक को 65% देता है। अरे सिंध को तो 90% देता है। और 18वीं तरमीम के बाद क्या कराची की जिम्मेदारी वफाक की है या आपकी है? आपने पूरे सिंध के साथ जुल्म किया है और वो जुल्म मैं बार बार गिना चुका हूं और बार बार कहता रहा हूं कि गुलजार साहब ने आपको सर्टिफिकेट दिया है कि द मोस्ट करप्ट प्रोविंस हैं आप, उसके आप सरबराह हैं। आप कहिए नाम उनको कुछ, आपके पास कहने को कुछ नहीं होता। अब आपकी बारी आने वाली है, इसलिए आप घबरा घबरा के ऐसी बातें कर रहे हैं। आप कितना भी कर लीजिए, आपकी छूट नहीं होने वाली। यही पैगाम हम लेने गए थे इमरान खान साहब से। हमने पूछा, सर सिंध में करप्शन पंजाब से ज्यादा है, क्या इन लोगों को जिन्होंने सिंध बैंक का दिवालिया निकाल दिया, जिन्होंने सिंध को खोखला कर दिया, जिन्होंने सिंध के बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया, जिसने इस शहर के लिए एक कतरा पानी नहीं दिया, जिसमें पूरा सीवरेज ट्रीटेड अनट्रीटेड वाटर समंदर में डाल के पूरे समंदर को तबाह कर दिया, क्या आप ऐसे लोगों के साथ कोई डील करने जा रहे हैं, ढील देने जा रहे हैं कि इनके खिलाफ क्या एहतसाब नहीं होगा? तो खान साहब ने एक जवाब दिया और वो जवाब वो पहले भी मीडिया पे दे चुके, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा इसमें। उन्होंने कहा कि आप सबको यकीन होना चाहिए इमरान खान को अपनी ज़ात से कोई मोहब्बत नहीं है, मुल्क से मोहब्बत है। वो कुर्सी नहीं बचाएगा, वो मुल्क बचाने निकला है। और वो अगर इन करप्ट लोगों को नहीं पकड़ा गया तो मुर्तकिब होगा गद्दारी वतन से, और इमरान खान मुहिब वतन है, कभी गद्दार कहलाना नहीं पसंद करेगा। तो उसके बाद बिला वजह भुट्टो बिलबिला उठे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्लों की तरह बिलबिलाए, बिल्लियों की तरह जरूर बिलबिला, इससे कि बिल्ले की तो कुछ और होती हैं बातें। अगर मैं बिला वजह भुट्टो को किसी चीज से मिला सकता हूं, वो शेर नहीं है। वो शेर होता तो मौलाना डीजल के नीचे नहीं लगता। लेकिन जब किसी को नीचे लगने की आदत हो जाती है तो उसको बिल्ली कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये बिला वजह भुट्टो बिल्लियों की तरह बिलबिला रहे थे। इससे पहले कितनी दफा कह चुके हैं, मैं कम से कम 7 दफा पिछले 1 साल में बिलावल भुट्टो के, बिलावजा भुट्टो के, बिलावल जरदारी के स्टेटमेंट आपके पास भी हैं, आप भी निकाल के, पहले वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, फिर ट्रेन मार्च कर रहे थे, फिर वो इस्लामाबाद पे मार्च कर रहे थे, वो डे मार्च पे मार्च कर रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़ा हूँ, फिर पीछे हटे, फिर
वो जाके दोबारा उनके स्टेज पे चढ़ के बैठ गए, सब कुछ करने की कोशिश की। वो मौलाना नाकाम डीजल, वो रेजिग्नेशन लेने निकले थे, ना वो कुछ कर सके, ना तुम कुछ कर सकोगे। लेकिन एक बात आज पक्की है, चोरों का एहतसाब होगा। और मुराद अली शाह साहब, आपके खिलाफ जेआईटी में जितने सबूत हैं, अगर आप कोई दलेर आदमी होते तो आप सबके जवाब अभी दे के पब्लिक में ला चुके होते और वही जवाब कोर्ट में जमा कराते। आप में ये हिम्मत नहीं हो रही कि आप पब्लिक को अपने जवाब दें। ना आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया, वहां आपने सहारा किस चीज का लिया? आपने कहा ये मैटर सब जुडिस है, और जो बाकी मैटर सब जुडिस होते हैं उन पे आप जितना बोलते हैं वो उसकी बात तो मैं करूंगा नहीं। ये बड़ी वाजे बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रोज बरोज धड़े बनते जा रहे हैं। खुद इन्हीं ने अपने अल्फाज में कहा है कि आगा सिराज दुरानी गद्दार है, और उसको अब मीटिंगों में भी नहीं बुलाते। दूसरी तरफ एक और साहब खड़े हैं जो कहते हैं कि हम मेरे से समझौता कर लो, मैं सब कुछ साथ कर लूंगा, तुम्हारे नाम नहीं बताऊंगा, अभी वक्त नहीं आया है। वो कहते हैं मुझे सपोर्ट करो तो मैं तुम्हारी मर्जी के काम भी करूंगा, क्यों दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह की बात आने की बात होती है। पीपल्स पार्टी में हम नहीं कर रहे, मैं आज आपको अनाउंस कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके हैं, और वक्त आने के ऊपर जब सही वक्त आएगा तो आप देखिएगा कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक्स जो काम करेंगे। हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक्स का साथ देने को तैयार है, इसलिए हम समझते हैं कि मुराद अली शाह से ज़्यादा ख़राब आदमी सिंध के लिए कोई नहीं है। इससे कि पिछले 12 साल में जो कुछ उसने फाइनेंस मिनिस्टर किया और जो कुछ वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे कर रहा है, उससे ज़्यादा नाकाम आदमी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा गलतियां करने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा करप्ट आदमी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना काबिल, इतना इल्म हासिल करने के बावजूद जो सूरत हाल उसने सिंध की कर दी है, वो आदमी अगर किसी को जिसके अचीवमेंट अभी कुछ तो वहाँ गिनाए, मैं अगर शुरू हो गया तो वो और लंबी हो गई। जब कोई आदमी लायक आदमी को नालायक कहे तो उससे बड़ा नालायक कोई नहीं होता, इससे बड़ा नालायक कोई नहीं होता। तो तुम नालायक आजम हो। मैंने तुम्हें पहले भी एक नाम दिया था, पहले भी तुम्हें कहा था कि रसूल खुदा के ज़माने में जो मक्के का सबसे काबिल इंसान था, उसका नाम और लक़ब उन्हीं ने अबू जहल दिया था। अबू जहल इसलिए दिया था कि वो खुदा की वैधानियत को मानने को तैयार नहीं था। एक अक्लमंद आदमी जो इस दुनिया के अंदर खालिक को मानने को ना तैयार हो, तो उसको चाहे उसके पास दुनियावी इल्म कितना भी हो, असल में सरिश से वो अबू जहल होता है। तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही है, तुम भी सरिश से जो है अबू जहल से कम नहीं नजर आते। इससे कि अगर तुम्हारे दिल में दर्द होता, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई इमाम के लिए दर्द होता, अगर तुम ईमानदार होते, दयानतदार होते, तो ऑडिट रिपोर्टें तुम वक्त पे देते। तुम उन ऑडिट रिपोर्टों का 23 साल के ऑडिट रिपोर्ट्स खुली हुई हैं इस सूबे की, जिनके ऊपर कोई हल नहीं हुआ। आज हम दावत आम दे रहे हैं तमाम पीपल्स पार्टी के लोगों को कि आइए और अपने लीडरों के किरदार को देखिए और फैसला कर लीजिए कि अब क्या ये पीपल्स पार्टी जो पापा मियाँ के वजह से कहां पहुंच गई है, बेनजीर की पार्टी जो कि एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में थी, आज पापा मियाँ की वजह से सिरकते अब कहाँ रह गई है? अंदरूने सिंध। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जब लड़काना से पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हारा चुका है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए सिग्नल है। जब दादू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका कैंडिडेट के ऊपर दौलत
और पैसे लगा के उसको अपनी तरफ किया जाता है और प्रेशर डाल के किया जाता है और उसको बाद में एडवाइजर की पोस्ट भी दी जाती है। क्या घबराहट पीटीआई की नजर आ रही है? पीटीआई ने तो इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हुई, हम तो तब भी खड़े रहे मैदान में। तुमने हर किस्म की धांधली की। मैं एक और चीज, मुराद अली शाह साहब, वो ठेले वाले के ऊपर इतने क्यों घबराए क्यों हो? यूसुफ ठेले वाले के एक स्टेटमेंट पे इतने घबरा क्यों गए? तुम्हारे पास तो दाढ़ी भी नहीं है जिसमें तिनका तलाश करें। लगता है कि तुम्हें भी डर था कि तुम्हारे भी पैम्पर बन जाएंगे। तो उन्हीं ने किया क्या? अपना जोर अब दबदबा दिखाने के लिए उन्हीं ने उनको कह दिया सूबा बदर। अभी दिन ही कितने गुजरे थे। एक और पुलिस के काबिल अफसर जिसको आप सब जानते हैं, डॉक्टर रिजवान साहब, शिकारपुर प्रेस क्लब में उनको दावत दी गई। उन्होंने कहा कि इस इलाके में उनसे पूछा गया जराइम कम क्यों नहीं होते। उन्हें कहा जराइम इसलिए कम नहीं होते कि इस इलाके के जराइम के पीछे इस इलाके के सरदारों और खानों का हाथ है और वक्त आने पे मैं इन पे भी हाथ डालूंगा। तो वो सरदार और खान उन्होंने तो नाम नहीं लिया। सिंध असेंबली में एक बैठा हुआ है, दो बैठे हुए, एक का नाम तैमूर है, दूसरे का नाम आबिद है, और वो एमएनए भी कुछ बख्शे हुए नहीं है। ऑपोजिशन वाले क्या किसको सपोर्ट देंगे? तो बाकी ऑपोजिशन के शहरियार हमारे, वो बेचारे अपनी ज़मीनें ही बचा लें। जिस तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ज़मीन पे हमला हुआ था, ये भी इनके दौर में ही हुआ था। उस शख्स को भी इन्हीं ने सूबा बदर करने के अहकाम दिए। ये कहते हैं हम कानून के पाबंद हैं। क्या पब्लिक सेफ्टी कमीशन के कानून में एसपी का टेन्योर नहीं है 2 साल का? क्या वो कानून पास हुए 2 साल हो गए? क्या रिजवान को 2 साल हो गए? मैंने चीफ सेक्रेटरी को रात फोन किया, मुमताज अली शाह साहब को पूछा कि मुमताज साहब ये शख्स आपने क्यों हटाया? उन्हें कहा बड़ी रिपोर्टें आ रही थी कि वो सही काम नहीं कर रहा था। मैं कहा उन्हें काम करते हुए कितने हो गए? वो 10 साल हम कहते रहे कि वो राव अनवर कातिल है, राव अनवर लैंड ग्रैबर है, राव अनवर लैंड माफिया का हिस्सा है। 10 साल तक तुमने उस एसपी को नहीं हटाया, इससे कि वो जरदारी का राइट हैंड मैन था। भूलना नहीं, अभी पड़ा हुआ है कहीं खामोशी से उजैर, वो भी किसी वक्त बोलेगा। तुम किस किस को सूबा बदर करोगे? ये बार बार सूबा बदर करने की तड़ी ना लगाओ। आप कानून के मुताबिक चलो। हम इन दोनों फैसलों के खिलाफ, मैं अपनी पब्लिक सेफ्टी कमीशन के दोनों नुमाइंदे हसनैन मिर्जा और अली अजीज साहब से कह रहा हूं कि फौरी तौर पे ये इशू उठाएं वहां, और अगर वहां भी नहीं उठता तो हम पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक सेफ्टी कमीशन के वो नुमाइंदे जो कि आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और हमारे नुमाइंदे हो जाएं। मैं उनसे ये भी कह रहा हूं कि आप फौरी तौर पे कोर्ट जाएं और मुमताज़ अली शाह के खिलाफ भी जाएं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी जाएं, कि ये वक्त की ज़रूरत है कि अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन दी जाए। ये जो प्रमोटेड फ्रॉम रैंकर्स हैं, जो एएसआई से भर्ती होके एसपी बनते हैं, वो क्या करते हैं? वो इलेक्शन में पीपीपी के लिए ठप्पे लगवाते हैं। वो डीसी के साथ मिलके इनके इलेक्शन को इंश्योर करते हैं, इनके जराइम को छुपाते हैं, इनके जुल्म को बढ़ाते हैं, और जो पुलिस एकेडमी से आए, फेडरल गवर्नमेंट से आते हैं, वो इनके नहीं है। मैं मुराद अली शाह साहब के इस एक्शन की भरपूर किस्म की कंडेमनेशन करता हूँ। अगर जीदार आदमी होते तो पहले इंक्वायरी कॉल करो, अफसरान की इंक्वायरी कॉल करो, न्यूट्रल अफसरान से इंक्वायरी कॉल करो। अगर वो अफसरान ये कहें कि ये इन्हीं ने गलत काम किया था, उसके बाद तुम हटाते तो मैं कहता कि तुम मसूल के ऊपर चलने वाले हो।
तुम बेअसूल आदमी हो। तुम जो है वो पप्पू मियां के चप्पू बने हुए हो, और अगर चप्पू इसी के काम का करता रहा तो वो गीदड़ चप्पू हो जाएगा। और गीदड़ चप्पू जब हो जाता है तो उसका जब गीदड़ होता है तो फिर उसके बाद उसका फेंटा लगता है। इसे के जो शेर होते हैं, जो दलेर होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो दयानतदार होते हैं, जो खबरों पे नज़र रखते हैं, वो न पीछे हटने वालों में से हम हैं। हम तुम्हारे पीछे इस तरह पड़े हुए हैं कि तुम्हारी एक एक हरकत पे नज़र रखेंगे, तुम्हारी एक एक हरकत के नज़र रखेंगे। तुम्हारे पास तो चप्पू मियाँ कुत्तों को से भी हमें छुटकारा देने का कोई निज़ाम नहीं है। तुम्हें वो बैठी हुई रानी ने हुक्म दे दिया कि कुत्तों को मारना नहीं, इंसान मरते रहें। तुमने कहा जी रानी जी, जी रानी जी। अब वो समझते हैं कि कुत्तों को न्यूटर कर देंगे तो कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे, कुत्तों को न्यूटर कर देंगे तो कुत्ते मोटरसाइकिलों और लोगों के पीछे भागना बंद करेंगे। अरे कुत्ते कुत्ते रहते हैं, कुत्तों की आदत नहीं बदलती इंजेक्शनों से। ये हमने हर किस्म के कुत्तों के साथ यही देखा है कि जो उनकी आदत पड़ी हुई होती है वो आदत तब्दील नहीं कर सकते। ऐसे कुत्तों को का एक ही तरीका होता है, इनका सर कुचल दो वरना ये तुम्हें काटेंगे। ये कुत्ते सांप भी बनते हैं, कभी आस्तीन का सांप बनते हैं। तो हमें सिंध में कुत्तों से छुटकारा चाहिए, ये अवाम की डिमांड है। हमें रेबीज़ इंजेक्शन नहीं लगवाने, और वो भी एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी नहीं रखते। तुम हमारी बात करते हो, बिला वजह भुट्टो पूछता है कितने अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। अरे भाई खान साहब ने तो पूरे मुल्क में मुफ्त इलाज करा दिया इंसाफ कार्ड के साथ गरीबों के लिए। तुमने क्यों ना कहा उसको सिंध के अंदर? तो मैं ये समझता हूँ कि ये दीदर भक्तियाँ, मेरा लीडर तो जवाब देगा नहीं इतने निचले लोगों को। मैंने सोचा आज सुबह इतवार को कुछ थोड़ा सा सुस्ता किस्म के अल्फाज में उनका जवाब दे दूँ। आपने अच्छा संडे मनाया है, आपने आज अच्छा संडे मनाया। एक तो ये बता दें कि फार्मर ब्लॉक में कितने लोग हैं, ये थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये वही वाली बात आ गई कि तहरीक इंसाफ वालों को पहले इल्म हो जाता है कि किसने बोलना है, कहाँ से बोलना है और क्या बोलना है। ये किस किस का आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलने वाले, क्या आपके पास पहले तो खबर आ गई है? देखिए, एक चीज़ होती है तलत भाई, नविश्ता दीवार। जब कोई चीज़ नविश्ता दीवार हो जाती है तो जो जहाँ भी होते हैं वो खबर को समझ भी लेते हैं। और आप तो आपसे ज़्यादा जहाँबीन कौन है? आप जिस जिस किस्म के हमसे सवाल पूछते हैं, अगर मैं पलट के सवाल पूछूं कि वो खबर कहाँ से आई तो आप अपनी सोर्स नहीं बताने को तैयार होते। हम भी कुछ इसी किस्म की बात करेंगे कि वक्त आने पे सब अयां होगा। आज बयां ना होगा, आज कुछ बयां ना होगा, आज सिर्फ अयां होगा। और जब वक्त और मंजिल करीब आ जाएगी तो आप भी देखेंगे कि धार किस तरफ है, दरिया का रुख किधर है, समंदर किधर है, नदी किधर है, तालाब किधर है, और वो कूजा कहाँ है जिसके अंदर इन सबको डूब के मरना है। तो ये तो कूजे वाले लोग हैं, आप समुंदर की बात करते हो। देखिए, एक अजीब सी बात है, एक वजीर आला, एक वजीर आज़म के, एक तालीम याफ्ता इंसान के जो शफकत महमूद की शक्ल में वहाँ मौजूद था, उसको से तो आंखें मिला ना सके, वो वजीर आज़म से आंख मिलाने की बात करता है। देख लो कितना बड़ा गीदड़ है वो लीडर की बात करता है। तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ वो गीदड़ है। उसके पास उसे डर था, उसको डर था कि जब तालीम की बात तालीम का वजीर करेगा तो वो ये कहेगा कि सिंध में इस वक्त 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। वो बात करेगा कि तुम्हारे पास 40,000 प्राइमरी स्कूल थे, उसके बाद सिर्फ 3,500 सेकेंडरी स्कूल है, 85% ड्रॉप आउट रेट है। ये मेरे सिंध के बच्चों का क्या कर रहे हो तुम्हारे सारे स्कूलों में टीचर मौजूद नहीं है, जो टीचर हैं वो फटीचर हैं ज़्यादातर।
इससे कि वो सारे सियासी अपॉइंटेड हैं। तो ये फटीचर टीचरों से, बगैर बाथरूम के टीचर स्कूलों के, बगैर दीवारों के स्कूलों के, मेरे सुबह सिंध की बच्चियां किस स्कूल में जाएंगी, किस स्कूल में जाएंगी? क्या तुम्हें चादर और चार तैयारी का भी लिहाज नहीं? वो बच्चियां जब उन्हें जाने की ज़रूरत होती है तो वो स्कूल छोड़ के अपने घरों पे जाती हैं। कराची जैसे इलाके के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 6 स्कूलों की आपको रिपोर्ट दिखाई, टॉयलेट काम नहीं करते, टॉयलेट काम नहीं करते, टीचर भी बच्चों के घरों जाती हैं, लड़कियां भी बच्चियां अपने घर जाती हैं, टाइम ज़ाया होता है। तालीम क्या देंगे ये लोग? इन्हें तो तालीम के ते नहीं आती, इनको तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, माल दो, माल दो, आज दो, कल दो, माल दो, माल दो। अच्छा रानी जी कौन है ये भी बता। अच्छा बताते हैं दोनों सवाल। पहली चीज ये है, आप क्या हैं? आप क्या हैं? अपने रिपोर्टर। कितनी दफा आपके मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे मिलने आए? नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे मिलने आते हैं या आप उनसे मिलने जाते हैं? थैंक यू, थैंक यू। मांगा टाइम? दिखाएं खत, दिखाएं खत कि मैंने टाइम मांगा था और नहीं दिया। अगर हिम्मत है तो दिखाए वो खत। इमरान खान ऐसा नहीं है कि वो इनको दावतनामा भेजे, इनको जरूरत है तो वो जाए इमरान खान के पास। जब इमरान खान गवर्नर हाउस आता है, मिलने क्यों नहीं आए? एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों नहीं आए? क्या ये ब्लू बुक नहीं कहती? ब्लू बुक उन्होंने पढ़ी नहीं? एयरपोर्ट पे कितनी दफा इस्तकबाल करने गए? कैसी बातें करते हो? तुम्हें अगर बड़ों की ताजीम करनी तुम्हारे बुजुर्गों ने नहीं सिखाई तो मैं सिखा देता हूँ। आ जाओ, तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ, सीनियर भी हूँ एनएडी में। आओ बच्चा, तुम्हें तालीम देगा हम। यही है, लॉजिकल सवाल है। आप तनकीद करते हैं हमेशा से, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन जो कराची के लिए वादे किए थे उस पे सवाल बनता है। कल 7 मंसूबों का इफ्तिताह किया, कुछ पुराने ने कुछ हटा दें। वफाक ने एक मंसूबा 1.5 साल से जायद गुजर गया, अपना नया शुरू नहीं किया। जो पुराने मंसूबे थे उस पर भी बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। तो कराची वालों के साथ तो आपका रवैया वही हुआ जो माजी में दीगर जमातें करती रही हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन को दाद, आपकी ऑब्जर्वेशन को दाद ज़रा बताएं तो माजी की हुकूमतों ने क्या किया कराची के साथ? क्या कराची को बसें दी? नहीं दी, ठीक है ना। कराची को पानी का कोई मंसूबा नहीं दिया। जो मंसूबा बन रहा था उस पर 11 बिलियन रुपए खर्च करने के बाद कहते हैं कि वो मंसूबे की गलत प्लानिंग हो गई। K4 जो मंसूबा 8 बिलियन का सीवरेज का, आप कहते हैं 36 बिलियन का हो गया। तो इससे बेहतर कि ऐसे मंसूबे दो, इससे बेहतर है ज़रा तहम्मुल से काम करो, हल्के हल्के मंसूबे लाओ, प्लानिंग करके लाओ। क्या आपको इमरान खान ने नहीं बताया कि मुल्क की इकॉनमी कहाँ थी? क्या बताया नहीं कि आईसीयू में थी? क्या मुल्क की इकॉनमी को पहले सही करे या कराची को पहले देखे? जब मुल्क की इकॉनमी सही होगी उसके बाद कराची सही होगा। पहले मुल्क की बेसिक चीज़ें सही कर रहा है इमरान खान, उसके बाद क्यों ना सही करे? क्या कराची ने उसको वजीर आजम नहीं बनाया? क्या कराची से उसके 14 MNA नहीं है? क्या कराची से उसके 28 MPA नहीं है? जेब में गुंजाइश होगी। शहर नंबर 1 कराची है, खान साहब के उस पर कराची है, और आप देखेंगे कि कराची के लिए क्या होता है। आपके ख्याल से ये वर्ल्ड बैंक का लोन जो है वो मुराद अली शाह की खैरात मांगने पे हुआ है? गारंटर कौन है? कर्जा वापस करने की जमानत कौन दे रहा है? चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा हो। ये कितनी बड़ी मरात है, क्यों नहीं शुरू हो सका? क्यों नहीं नवाज शरीफ से ये गारंटी साइन करवा ली थी? क्यों नहीं आसिफ जरदारी से गारंटी साइन कराई थी? गारंटी किसने साइन की है इन दोनों मंसूबों की? इसके बगैर क्या ये मंसूबे होते क्लिक के और वर्ल्ड बैंक के? इसलिए भाई मालूमात पूरी हासिल कर लो, उसके बाद जितने पैसे इसमें आ रहे हैं, $7.5 बिलियन के ये मंसूबे हैं। जी जनाब, मैं पूछा आप लीडर की अपोजिशन इस असेंबली में आपको ठोस इक़दाम की बातें करनी चाहिए। सबका काम जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नहीं करना, इमरान खान करना है। आप सिंध में जिम्मेदार है अपोजिशन लीडर के, एज ए अपोजिशन लीडर, एज ए कारकुन आपको मीडिया से या हमसे मौके पर चाहिए। जैसे आप वो बताएं कि आप सिंध में बैठ के अपोजिशन का क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जिस
वो सुन लो यार। अरे यार मेरे भाई, ऑपोजिशन का काम क्या होता है? ऑपोजिशन के पास फंड्स होते हैं? ऑपोजिशन के लीडर को कोई पैसे दिए जाते हैं? नहीं। ऑपोजिशन के लीडर का काम है हुकूमती कामों में तनकीद करना, उनको बेहतर करना, निशानदेही करना। हर एक बिल जो आया है उस पे मेरे कमेंट्स हैं, मेरी पार्टी के कमेंट्स हैं। हमारी पार्टी ने और ऑपोजिशन बेंचेस ने 40 बिल बना के पेश किए हुए हैं। एक बिल नहीं लेके आते ये खौफ के आलम में। तकरीबन इस वक्त 52 चेंजेस ऑफ प्रोसीजर, जो रूल्स एंड प्रोसीजर की किताब है वो है, जो आप हर मंगल के दिन आपको थद्दा मोटा होता हुआ नजर आता जाता है। वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स की चेंजेस की बात है। तो पहले निज़ाम को समझिए। मेरा काम यही है जो मैं आज कर रहा हूं कि 2 पुलिस अफसरान को सूबा बदर कर दिया। कैसे कर दिया? किस कानून के तहत कर दिया? अब भैया उसका जिक्र ना कर। अरे नहीं कर जिक्र उसका, इसलिए कि 2 वो कहते एक सीधा जवाब है। मुराद अली शाह का एक स्टैंडर्ड जवाब है, जो कुछ सिंध में नहीं होता, अगर मुराद अली शाह साहब के वो छोड़े कुछ बंद हो जाए तो वो कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट ने बंद किया। हर चीज़ जो ख़राब होती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, जो अच्छी चीज़ करती है वो मुराद अली शाह करता है, चाहे वो करता हो या ना करता हो। अच्छा, अव्वल तो पता भी नहीं चलता, उनके पप्पू को भी नहीं पता चलता कि कभी वो करता है कभी वो करती है। तो मुझे क्या पता कि कब मुराद अली शाह करती है और मुराद अली शाह करता है। जब उसको ये फ़र्क पता चल जाएगा तो फिर बाकी आखिरी क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन। बताया भी एडीबी बैंक की बात की कि कर्जा मंजूर कर दिया है उसने 1 अरब का पाकिस्तान के लिए। ये बताइएगा, इक़्तिदार में आने से पहले तो इमरान खान ने ये दावे किए थे कि कर्जे जो लिए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। क्या मजीद कर्जे लेकर वो कर्जे उतारे जाएंगे? जी देखिए, मैं क्योंकि लंबी हो गई और ये सवाल ज़रा तवील है, इसका जवाब भी जो है वो उसकी के लिहाज से होगा। कर्जे घटेंगे नहीं, कर्जे बढ़ेंगे। 5 साल के बाद भी कर्जे बढ़े हुए होंगे, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी कर्जे घटे हुए होंगे। यानी इस वक्त 74% जीडीपी के मुकाबिल कर्जे हैं। हमारी प्रोजेक्शन ये है कि जब हम 5 साल पूरे करेंगे और अगले हमारे 5 साल शुरू होने से पहले ये 74% की सतह को हम घटा के 55% कर देंगे जीडीपी का। यानी जीडीपी को बढ़ाना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? इस मुल्क के अंदर अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ाई जाएगी तो हमारे यहाँ हर साल 20 से 25 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं। वो 25 लाख नौकरियां पैदा करने के लिए जीडीपी को एक्सपेंड करना है। जीडीपी को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। वो इन्वेस्टमेंट इतना है कि वो बगैर कर्जे लिए हुए वो इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हो सकता। अजान हो गई है, आपसे इजाज़त।